राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, आज आप सभी का मौलिक अधिकार और कर्तव्य में स्वागत है। मित्रों, आज भारत के नागरिक के रूप में हमें संविधान प्रदत्त अधिकारों से अधिक उसके द्वारा निर्धारित जो कर्तव्य हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, अधिकार तो हमारे पास हैं और रहेंगे ही, परंतु हम अपने नागरिक कर्तव्यों को आत्मसात कर सके, उनके अनुरूप अपने कार्य व्यवहारों को आगे बढ़ा सकें, तो ये सदी निश्चित ही भारत की सदी होगी। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, समझते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, शरद चंद्र बोस, राजगोपालाचारी, एन गोपालास्वामी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपीनाथ बारदोलोई और जेवी कृपलानी जैसे तमाम विद्वानों ने सहभागिता की थी। मित्रों, विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन करके इन्होंने व्यापक विचार विमर्श करके भारतीय संविधान को एक नया आकार प्रदान किया। संविधान निर्माण के लिए हुए इस मंथन की गहनता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि संविधान की प्रारूप समिति की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, 141 बैठकें हुई और इस प्रकार इन 141 की बैठकों के बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की इस यात्रा के बाद एक प्रस्तावना तैयार हुई। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां के साथ एक स्वतंत्र भारत के मूल संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। इसका काम पूरा हुआ और मूल संविधान से लेकर अब तक देश ने एक लंबी यात्रा की है। मित्रों, आज संविधान में समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अनेक परिवर्तन किए गए और आज इसमें 12 अनुसूचियां और 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। मित्रों, यदि हम संख्यात्मक रूप से बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेदों की व्याख्या की जाती है, बताया जाता है, परंतु इसके उपबंधों में इस व्यवस्था को समाहित किया हुआ है। मित्रों, जो इस बात का द्योतक है कि देश के नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए शासन के दायरे का
किस प्रकार समय के अनुकूल विस्तार किया गया है, किया जाना चाहिए। वास्तव में हमारा संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं है, परंतु अपितु यह एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो समाज के सभी वर्गों की स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए जाति, धर्म, वंश, लिंग, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है और राष्ट्र को प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित दिखाता है। यह दिखाता है कि हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं का भारतीय राष्ट्रवाद में अमिट विश्वास था। मित्रों, इस संविधान के साथ चलते हुए विगत 7 दशकों में हमने अनेक उपलब्धियों को प्राप्त किया है। विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र होने का गौरव भी हमें प्राप्त है। 7 दशकों की इस लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान लोकसभा के 17 और राज्य विधानसभाओं के 300 से अधिक चुनाव हो चुके हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, जिन मतदाताओं ने अपनी बढ़ती भागीदारी इस लोकतंत्र में दर्शाई, उससे ये विदित होता है कि भारतीय लोकतंत्र में उनका कितना विश्वास है। मित्रों, भारतीय लोकतंत्र ने विश्व को यह दिखाया है कि राजनीतिक शक्ति का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरण किस प्रकार किया जा सकता है। भारतीय संविधान ने राज्य व्यवस्था के घटकों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था को भी बहुत ही सुसंगत ढंग से व्याख्या प्रस्तुत की है। संविधान के द्वारा राज्य के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने अपने क्षेत्रों में पृथक, विशिष्ट और सार्वभौम रखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों अंग जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग अपने मामलों में पृथक हैं, विशिष्ट हैं और सार्वभौम हैं, संप्रभुता है। इन तीनों अंगों में अपनी शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता है ताकि ये एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों का भी अतिक्रमण ना करें। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में चूंकि संसद सर्वोच्च है, परंतु आप जानते हैं, समझते हैं, उनकी भी, संसद की भी कुछ सीमाएं हैं। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, परंतु आपको विदित है संसद संविधान में उतना ही संशोधन कर सकती है जितना कि केशवानंद भारती बनाम 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मित्रों, भारतीय संविधान नागरिक हितों पर विशेष बल देता है, जिसका प्रमुख प्रमाण भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को व्यवस्था की गई है। यह सभी व्यवस्था सभी भारतीय नागरिकों को एक समान धरातल पर लाकर एकता के सूत्र में पिरोने का काम करती है। मूल संविधान में नागरिकों को 7 मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है। मित्रों, परंतु आप जानते हैं, समझते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक मात्र विधिक अधिकार बना दिया गया था। संविधान में उल्लेखित कानूनी
अधिकारों के तहत इसे रखा गया और वर्तमान में अब 6 मूलभूत अधिकार समाहित है। पहला, समता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। मित्रों, मेरा ये समझाने का प्रयास है कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ भारतीय नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी सुनिश्चित किए गए हैं। अब अनुभव किया जाने लगा है कि कर्तव्य भावना नागरिकों में नहीं पनप रही है। इसलिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और आज अनुच्छेद 51A के तहत हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, जिसमें से 10 कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य